जय हिंद फ्रेंड। हम बात करने वाले हैं अभी हिंदी व्याकरण क्लास 10। आपको बता दें ये केवल क्लास 10 के लिए, क्लास 12 के लिए किसी क्लास की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें एक ऐसा तरीका हम आपको बताने वाले हैं जो आप किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी पेपर में और किसी भी सब्जेक्ट में लगाएं तो उसका आपको बेनिफिट कई गुना मिलेगा। आइए देखते हैं इसमें ऐसा कौन सा तरीका लेकर आए हैं जिससे हम लोगों को फ़ायदा, आप लोगों को फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें हम 7 सेट, जो पिछले साल 2023 में 7 सेट में एग्ज़ाम हुआ था, उन 7 सेट की यहाँ पे हम उन 7 सेटों के जितने भी व्याकरण के प्रश्न होते हैं उन सभी प्रश्नों को रखे हैं। व्याकरण के जितने प्रश्न होते हैं, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं तो 10 प्रश्न पूछे जाते हैं व्याकरण से संबंधित क्लास 10 की हिंदी में। ये 10 प्रश्न जो आपके पूछे जाते हैं कहाँ कहाँ से आते हैं, किस तरीके के बनते हैं, ये सभी बातें तय करेगी केवल ये आपकी एक क्लास। ये नियम लागू नहीं होते हैं, ये नियम आपके लागू होंगे हर एक सब्जेक्ट, हर एक एग्ज़ाम में। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि आज जो हम तरीका इसमें आपको बताएंगे उस पे ध्यान दीजिएगा। हमें पता है कि आपका कल एग्ज़ाम है तो आपके पास समय कम है, लेकिन ये चीज़ देख के जाइएगा और हो सके तो यही तरीका अपना के आप जाइए, आपका एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा नंबर आएगा। सभी पीडीएफ इस तरीके से हम नहीं तैयार कर पाए हैं जिस तरीके से अभी आपको हम बताने वाले हैं, लेकिन यदि आपके पास किसी भी प्रकार से इस तरीके से तैयारी आप कर सके या फिर आप पीडीएफ आपके पास इस प्रकार से मिल सके तो आप ज़रूर पढ़ने का प्रयास कीजिए। बाकी सोशल साइंस के लिए हम पूरी तरीके से इसी प्रकार का इस बार एग्ज़ाम को फोड़ने का तरीका आजमाएंगे, और ये आजमाएंगे नहीं, केवल पूरा 100% हम श्योर हैं कि ये काम करेगा। आइए देखते हैं कि कौन सा है वो तरीका। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि 11 नंबर से 20 नंबर तक हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन आते हैं, और 11 नंबर के क्वेश्चन में आप देखिए कि यहाँ पे रस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। रस कितने प्रकार के होते हैं ये मायने यहाँ पे नहीं रख रहा है, रस की परिभाषा क्या है ये मायने नहीं रख रहा है। आपको ध्यान क्या देना है, इन 7 सेट में 6 क्वेश्चन आपको हम ऐसे दिखाएंगे जो केवल अस्थाई भाव पर आधारित हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है। तो आप जानते हैं, ये जानना जरूरी है कि क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है और क्या पूछ रहा है, किस तरीके का, ये पकड़ हम लोगों को आ गई है। तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास है, और यही क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं। यही 11 नंबर का क्वेश्चन, ये सेट नंबर पहला है। हम दिखाते हैं आपको सेट नंबर दूसरे में। तो सेट नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। अब 11 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, वो देखिए आप 11 नंबर के क्वेश्चन को। ये रहा फिर से 11 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें क्वेश्चन है कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या है। तो करुण रस का अस्थाई भाव आपको ध्यान देना है कि करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। कहना बस हम इतना सा चाहते हैं कि आपको केवल रस में कुछ नहीं करना है, रस के नाम और उसके अस्थाई भाव याद रखने हैं बस। नाम और अस्थाई भाव इसी से तय कर लेंगे आप कि जो है ये क्वेश्चन किस तरीके का पूछेगा, कहाँ से पूछेगा। पूरी ताकत तो लगा ले, लेकिन आप जो है केवल इसी के माध्यम से बता देंगे। इतना ही नहीं, ये दूसरा सेट नहीं, आप देखिए तीसरे सेट में। और तीसरे सेट में क्या हमको मिलता है, तीसरे सेट में यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर भी हमको मिलेगा। क्वेश्चन है कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है। अभी आपको मिला हास। देखते हैं अगले सेट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो ये 3 सेट में अभी तक हम देख चुके हैं केवल अस्थाई भाव पूछा गया है। और फिर चौथे सेट में देखते हैं तो केवल यहाँ पे थोड़े से बदलाव हुए हैं 11 नंबर के क्वेश्चन में, कि नाना वाहन, नाना वेश,
और विह शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख कान्हू और बिनु पद कर को बहुबाहु। यानी कि इसमें जो है एक तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको केवल ये बताना है कि इसमें कौन सा रस है। केवल यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये बताना है कि इसमें कौन सा रस है। बाकी जो है आपको सभी में ये ध्यान देना है कि केवल अस्थाई भाव। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं जो 11 नंबर का अगला क्वेश्चन है वो भी क्या कहता है, तो वो भी केवल अस्थाई भाव पूछता है और करुण रस का। करुण रस का अस्थाई भाव शोक है और यही आपसे पूछ रहा है करुण रस का अस्थाई भाव क्या होगा। अगले सेट में देखते हैं तो अगला सेट भी यही क्वेश्चन लेके आता है कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है, तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य रहेगा। और ये आपका लास्ट सेट होगा। 6 सेट हम देख चुके हैं। लास्ट सेट है कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या है, तो करुण रस का अस्थाई भाव होता है शोक। अब आप देखिए कि जितने सेट हमारे पास थे यानी 7 सेट में पेपर होता है और उन 7 सेटों में हमने देखा कि केवल क्या आपसे पूछा जा रहा है कि रस और रस के अस्थाई भाव, ठीक ना, केवल आपसे पूछे जा रहे हैं रस और रस के अस्थाई भाव। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ नहीं पूछ रहा है, आपके रस के नाम पूछ रहा है और रस के नाम के साथ साथ रस के अस्थाई भाव पूछ रहा है। बस इतनी सी बातें पूछ रहा है। तो आइए हम देख लेते हैं कि श्रृंगार रस है पहला आपका होता है श्रृंगार रस, ठीक ना। और श्रृंगार रस में अगर हम लोग बात करें अस्थाई भाव की तो उसका अस्थाई भाव रति रहता है। हास्य रस की बात करें तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य रहता है। बात करें करुण की तो करुण का अस्थाई भाव शोक रहता है, ठीक ने, करुण का अस्थाई भाव शोक रहता है। और अगर आगे बात करें रौद्र की तो रौद्र का अस्थाई भाव क्या रहता है, क्रोध रहता है। रौद्र का अस्थाई भाव क्रोध रहता है। अगला रहता है हमारा वीर रस और वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह रहता है। फिर अगला रहेगा हमारे सामने उत्साह और उत्साह वही मतलब वीर का उत्साह था। और फिर रहेगा भयानक और भयानक का रहेगा भय अस्थाई भाव। और फिर अगला देखेंगे विभत्स, तो विभत्स का अस्थाई भाव जुगुप्सा होता है, ये याद रखेंगे जुगुप्सा। और फिर अद्भुत रस रहता है अद्भुत। और अद्भुत रस का अगर बात करें हम लोग इसका अस्थाई भाव तो विस्मय होता है। और फिर रहता है शांत रस जो 9वां रस है शांत, और शांत का अस्थाई भाव निर्वेद रहता है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट वात्सल रस है। और वात्सल रस में हम देखेंगे कि इसका अस्थाई भाव क्या होता है, तो वात्सल्य इसका अस्थाई भाव होता है। तो इस तरीके से इसी यही तरीका आपको अपनाना है कि हर एक सेट के 7 सेट के पेपर आपको लेना है और 7 सेट के हर एक क्वेश्चन को जो एकदम एक तरीके के पूछे गए हैं जिस नंबर पे रहेंगे उसी तरीके से इसका सिस्टम बना हुआ है वही आपको उठाना है। और उसी के इर्द गिर्द के जितने जैसे रस, अब इस रस में इससे ज़्यादा भला क्या पूछ सकता है, तो इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं इसमें पढ़ना है, इतनी बातें आपको पढ़कर जाना है। यही नियम आपको अपनाना है हर एक क्वेश्चन के साथ। केवल यही नहीं, अब हम लोग देखते हैं दूसरे मतलब कि ये केवल अभी सेट नंबर जो 7 सेट देखे हैं तो इन 7 सेटों में आपको पता चला कि ये केवल क्या है 11वें क्वेश्चन की बात हो रही थी। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे अगर जो 12वें नंबर का जितना क्वेश्चन रहेगा उसमें सब में जो है क्या पूछा जाएगा आपसे अलंकार, ठीक ना। इसमें सभी में अलंकार पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन है आपके सामने कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है क्योंकि यहाँ जो है मन की तुलना पीपर से की गई यानी समानता दिखाई गई है। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका उपमा और उपमेय में उपमान की समानता दिखाई दी तो उसे हम लोग कहते हैं उपमा अलंकार। तो इस तरीके से जो है हमको हर एक क्वेश्चन की ओर बढ़ना है और इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन को देखते हुए चलना है। आगे अगर हम लोग बढ़ना चाहें तो यहाँ देखेंगे जो हमारा 12वें नंबर का क्वेश्चन दूसरा था तो इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन को आपको देखना और ये सेट आपको लेना है चरण कमल बंधु हरिराई यहाँ पे है, यानी कि उनका चरण किस तरीके से उनकी चरण की तुलना किस तरीके से किसके साथ की गई है, तो कमल के साथ की गई है, ठीक ना। तो यहाँ पे भी क्या रहेगा आपका, यहाँ पर भी उपमा रहेगा। आगे हम लोग देखते हैं तो आगे क्या है कि जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन है कि जनहु मनहु, ठीक ना, यानी कि मनहु मानो जनु जानो आदिवाचक शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त होते हैं, तो उत्प्रेक्षा की पहचान है। जनु जानो मन मानो जनहु मनहु यदि आ जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें संभावना व्यक्त की जाती है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार रहेगा, आपको इसमें ध्यान देना है।
आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। अगला क्वेश्चन है कि यहीं कहीं पर बिखर गई बा भंग विजयमाला से, यानी कि यहाँ पे जो है क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर भी आप देखिए कि बिखर गई वो किसके समान, यहाँ पे समानता दिखाई दे रही है। तो समानता जब भी दिखेगी तो आपको उपमा अलंकार, बस ध्यान इतना सा देना है कि वहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं और क्या वो चाहता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात और मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। यहाँ पर भी तुलना की गई है। क्या तुलना की गई है कि वहाँ पे बताया जा रहा है कि जब वे पीले वस्त्र को पहनते हैं श्री कृष्ण, तो उनका शरीर इस तरीके से सुशोभित हो रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर सूर्य आकर जो है, सूर्य वहां पर उदय हो चुका है, सूर्य का उदय हो चुका है। तो समानता दिख रही है यहाँ पे जो है, तुलना दिख रही है, समानता दिख रही है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कहेंगे, एक तरीके से उपमा अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन क्या है आपका। यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि सोहत ओढ़े पीत पट, ठीक ना, एक मिनट। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात और मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात में कौन सा अलंकार है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा एक चीज जो है ध्यान देना है, केवल ये हो जाता समानता में, लेकिन हमको मनो और जनु जानो मन मानो ध्यान देना है। तो यहाँ पे मनो से क्या आ जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पे संभावना की गई है तो यहाँ पे हम लोगों को उत्प्रेक्षा अलंकार पर लगाना है, उपमा पे नहीं लगाना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और अगला क्वेश्चन है जहां उपमेय में उपमान की गुण धर्म के आधार पर समानता की जाए, समानता की जाए तो समानता की जाए उपमा अलंकार। आप देखिए यहाँ पे ज़्यादातर उत्प्रेक्षा और उपमा ही पूछा गया है आपसे, उत्प्रेक्षा और उपमा बस। फिर देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पीपर पात सरिस मंडोला। तो ये भी जो है मतलब सेट में केवल रिपीट हुआ, हम दोबारा नहीं उसको रखेंगे। उस सेट में आज 7 सेटों में कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो उसमें जो है ये आया है। फिर शून्य केवट, ये तो मतलब दूसरा है, ठीक ना, अभी उस पर भी चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे अगला देखते हैं हम लोग। तो ये पूरा जितना हमारा क्वेश्चन था 7 सेट का वो कंप्लीट हो चुका, ठीक ना। सातों सेट के जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। और अब इसमें हम लोग देखते हैं, अगर बात करें तो यही तरीका आपको अपनाना है। और 13वें नंबर के क्वेश्चन में आप देखेंगे क्या यहाँ पे किस तरीके का क्वेश्चन है। तो सोरठा छंद में अब देखिए, पहले बात सुनिए, आपको रस में क्या देखना है, तो रस के नाम और अस्थाई भाव। आपको अलंकार में क्या देखना है, तो एक तो उपमा अलंकार आप विशेष ध्यान दीजिए, एक उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसके अनुसार आपको चलते रहना है, ये दोनों अलंकार, और साथ साथ थोड़ा सा रूपक में ध्यान दीजिएगा। तो इन सभी अलंकार को आप ध्यान देंगे, उनकी पहचान, एक आध दो एग्जाम्पल, बस केवल इतना पहचानना है कि यदि समानता दिख जाए तो वो उपमा अलंकार रहेगा, बस जन जानो मन मानो दिख जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार रहेगा। अब बात कर लेते हैं छंद में। तो छंद में क्वेश्चन है आपके सामने कि सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं। तो सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। आप जानते हैं कि यह दोहे का उल्टा होता है, और दोहे का उल्टा होता है तो दोहे में 13 और 11 मात्राओं पर यति होती है, तो इसमें 11 और 13 मात्राओं पर यति होगी। तो यही इसमें उल्टा रहता है, इसमें भी 4 चरण होते हैं, ठीक ना। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जो 13वें नंबर का अगला क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन है कि यह सममात्रिक छंद है, ठीक ना, यानी कि परिभाषा बता रहा है कि यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हैं और 11 और 13 मात्रा पर यति होती है। यह लक्षण किसका है, तो सब तो सेम है, बस फर्क क्या है 11 और 13 में। और यही अभी हमको पता है कि अगर यहाँ पे 13 और 11 रहता तो हम कहते यहाँ पर दोहा, लेकिन यहाँ पे 11 और 13 है तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये क्या है, सोरठा है। तो सोरठा का ये लक्षण है और सोरठा ही आपका सही ऑप्शन रहेगा। आगे हम लोग अगर बात कर लेते हैं तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, 13वें नंबर का क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन क्या है कि लिख कर, ठीक ना, वो क्वेश्चन आपके सामने क्या है, तो क्वेश्चन है लिख कर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आह व्योम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद दे रहा में कौन सा छंद है। तो ये आपके सामने है।
तो इसमें आप देखेंगे कि सोरठा छंद इसमें भी रहेगा, ठीक ना। इसमें भी कैसे निकालना है, तो आपको लिख कर से यहाँ से निकालेंगे तो उसमें एक मात्रा, इसमें भी एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, यानी यहाँ से 4 मात्रा, यहाँ से अब देखेंगे तो 2 मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, और फिर यहाँ पे 2 मात्रा, एक मात्रा, तो यहाँ से निकल जाएगी 3 4 3 7 और 7 4 11, यानी कि 11 और 13 का यहाँ पे नियम लगा है। तो 11 और 13 के नियम से हमको पता है कि कौन सा छंद रहेगा, तो सोरठा छंद रहेगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं तो 13 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें देखते हैं 13 नंबर की इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया। तो यहाँ पे पूछा गया कि रोला किस प्रकार का छंद है, रोला किस प्रकार का छंद है, ठीक ना। यानी कि रोला, यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने केवल पूछा गया है कि रोला किस प्रकार का छंद है, ठीक ना। तो यानी कि और ऑप्शन में आपके सामने क्या रखा गया है कि वह विषम मात्रिक, किस अर्ध सममात्रिक, किस सममात्रिक, तो उसमें आप जानते हैं कि वह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक में 24-24 मात्रा होती है, तो यह एक आपका सममात्रिक छंद रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, और यही लास्ट सेट है शायद, देख लेते हैं इसको। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। रोला छंद में भी कुल 4 चरण होते हैं। और अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है रोला छंद में रोला के प्रत्येक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 24 मात्राएं होती हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक ना। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि शून्य केवट के वैन, बस इतना आते ही आप केवल क्या आपको ध्यान देना है कि तुरंत पहले इसकी मात्रा निकालिए। 1 1 2 1 1 और 2 2 और 1, तो 3 3 2 5 5 3 8 और 1 9 9 2 11, यानी 11 और 13, और 11 और 13 किस में रहता है, केवल एक ही है, सोरठा। तो आपको सही ऑप्शन क्या लगाना है, किसमें भी कौन सा छंद है, सोरठा छंद है। बस इसी नियम के साथ आपको बढ़ते रहना है और यही तरीका आपको लगाना है। ये पूरा कंप्लीट ग्रामर का मतलब जो व्याकरण का आपका रहेगा, उससे एक भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाने वाला है। बस आप लोग जो है हमारे साथ बने रहिए और इसको देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने कि उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग रहेगा, तो उपसर्ग है, क्योंकि उप प्लस देश मिलके जो है बनेगा उपदेश। तो ये देखिए उपसर्ग और प्रत्यय से जुड़ा हुआ है। तो उपसर्ग में इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, उप रहेगा। अब प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो केवल और केवल 2 होते हैं। एक कृत प्रत्यय होता है और एक जो है प्रदित प्रत्यय होता है। तो ये केवल 2 ही रहेंगे। अब यहाँ पे सबको देखते चलते हैं, यही तरीका बाकी आपको सबके साथ अपनाना है। हानि लाभ में समास है, तो द्वंद्व समास रहेगा, क्योंकि जो है यहाँ पे बीच में आप देख रहे हैं योजक चिन्ह है और इनके बीच में लगाया जाएगा, आप लिखेंगे तो हानि और लाभ कहेंगे। तो और आता है बीच में योजक चिन्ह रहता है, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इसे हम कहते हैं कि इसमें द्वंद्व समास है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि मछली का पर्यायवाची क्या है, तो मछली का पर्यायवाची मीन रहेगा, ठीक ना। मछली का पर्यायवाची मीन रहेगा। बाकी यद्यप में कौन सी संधि है, तो यद्यप में आप यदि प्लस अप लिखेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा आपका यण संधि, क्योंकि ई और वहाँ पे आ से क्या मिलके बन जाएगा, वहाँ पे बनेगा या, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यण संधि आपका हो जाएगा। मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति और बहुवचन रूप क्या होगा, तो मधुनी होगा, इसमें आपका मधुनी रहेगा 19वें में। और पठेताम धातु का वचन और पुरुष क्या रहेगा, तो पठेताम धातु में आप देखेंगे तो इसमें आपका क्या रहेगा, प्रथम पुरुष रहेगा, ठीक ना, और द्वितीय वचन। तो इसमें जो है आपको लगाना जो सही ऑप्शन है वो दूसरे पे है, प्रथम पुरुष और द्वितीय वचन रहेगा। यहाँ पे प्रथम पुरुष और द्वितीय वचन, ये अभी आपको हम बताने वाले हैं। जो पठ धातु भी, इसके लिए एक कंप्लीट वीडियो हमने व्याकरण का दिया था जिसमें सब कुछ कवर किया, वहाँ से आप देखिए। और फिर करुण रस की बात करें, फिर ये तो कंप्लीट हो चुका है हमारा करुण रस, ये भी कंप्लीट हो चुका है और यहाँ भी इसको देख लिए है। पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है कि पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, तो पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या रहेगा, आपका परि रहेगा, ठीक है ना। इसमें आपका जो सही ऑप्शन रहेगा वो परि रहेगा।
परि प्लस आवरण से जो है मिलके इसमें बनेगा, तो पर्यावरण हम देखेंगे। और फिर इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन है कि महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे ता रहेगा केवल, ठीक ना, केवल ता रहेगा। और सुख और दुख में कौन सा समास है, तो यहाँ भी आपको लगाना है सुख और दुख में द्वंद्व समास, क्योंकि बीच में योजक चिन्ह है और यहाँ पे एक दूसरे के उल्टे हैं, विपरीत हैं, तो यहाँ पे हमको लगाना है कि ये कौन सा समास रहेगा, द्वंद्व समास। निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, ठीक ना, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो अनिल नहीं रहेगा, क्योंकि जो है केवल अनिल नहीं, बाकी अनल, पावक और ज्वाला ये सभी जो है उसके रहेंगे। अभ्युदय का सही संधि विच्छेद क्या है, ठीक ना, यानी कि एक क्वेश्चन है आपके सामने कि अभ्युदय का सही संधि विच्छेद क्या है, ठीक ना। तो अभ्युदय में आप देखेंगे संधि विच्छेद रहेगा अभि प्लस उदय, ठीक ना, यानी कि यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये आपका अभि प्लस उदय, इसमें आपका सही संधि विच्छेद रहेगा। और यहाँ पे हम देखेंगे ई प्लस छोटा ऊ मिलकर या बनेगा, और इसमें अभ्युदय, और इसमें अगर बात करें कौन सी संधि रहेगी, तो यण संधि रहेगी, ठीक ना, इसमें यण संधि रहेगी। फिर आगे बढ़ जाते हैं तो वही मधुनी मधु वाला, ठीक ना, आ गया फिर से। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति, मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एवं वचन रूप है, तो इसको देख लेते हैं इसका ऑप्शन। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति, और हाँ, तो इसमें क्या रहेगा आपका मधु का, मधु में आपको अभी हमने बताया, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है आपका पंचमी विभक्ति और एक वचन। तो पंचमी विभक्ति और एक वचन में आपका होना चाहिए, यहाँ पे मधुता लिखा है, और लेकिन रहना चाहिए इसमें थोड़ा सा जो है अलग रहना चाहिए, इसमें रहना चाहिए जो मधु का रहता है वो पंचमी विभक्ति और एक वचन में मधुना रहना चाहिए, और यहाँ पे मधुता दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक ना। और दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें जो दिख रहा है वो है मधुनी, और मधुनी रहता है द्विवचन में, और इसमें द्विवचन का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। फिर है इसमें मधुन मधुन करके दोनों दिया है, तो दोनों जो है यहाँ पे एक तरीके से द्विवचन में रहते हैं, या फिर सप्तमी विभक्ति में चले जाते हैं। फिर अभ्युदय जो दिया है वो मधुव्य जो दिया है ये भी जो है इसमें नहीं रहेगा। तो एक तरीके से ये इसमें ऑप्शन जो मधुता की जगह पे यहाँ पे मधुना रहना चाहिए, ठीक ना, यहाँ पे मधुना रहना चाहिए ऑप्शन में। ये थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी हुई है, ये आपको बता देते हैं कि इसमें थोड़ा सा जो है मिस्टेक हुआ है। बाकी इसमें ये आप देखेंगे तो ये तीनों हैं ही नहीं, ठीक ना, ये तीनों तो हैं ही नहीं, एक वचन मतलब कि प्रथमी पंचमी विभक्ति और एक वचन के, तो केवल यही फंस रहा है। लेकिन इसमें जो है मधुना रहना चाहिए, क्योंकि जो है कहीं पर भी इसमें मधुता नहीं रहता है, ठीक ना, मधुना रहता है, और वो मधुना रहता है पंचमी विभक्ति एक वचन में, यहाँ पे जो है मधुना की जगह पे मधुता लिख दिया है, ठीक ना, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि पठिष्यतः धातु रूप वचन, तो इसमें आपको बता दें कि पठिष्यतः धातु रूप एवं वचन पुरुष में क्या रहेगा, तो यहाँ पे कई ऑप्शन आपके आ रहे हैं। तो इसमें केवल आपको क्या ध्यान देना है कि पठ धातु, ठीक ना, पठ धातु रूप वचन और पुरुष, ये चीज़ आप लोग देखेंगे, जो हमने एक आप लोगों को वीडियो बना के बताया था, तो वहाँ से आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक ना, यानी कि जो आप लोगों के सामने 1 घंटे का करीब पूरा व्याकरण का वीडियो हमने बताया था, और उसको आप लोग जब देखेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा टोटल जो है जितने लकार हैं, और जितने जो है आपके वहाँ पे अलग अलग इसके लकार के साथ साथ आप देखेंगे कि कौन कौन सी धातु उसमें, जैसे आपको बता दें लट लकार होता है, ठीक ना, फिर उसी में लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, ये सब होता है। इसमें है आपका पठिष्यतः, और पठिष्यतः आपको ये चीज़ मिल रहा है, यहाँ पे एक नियम हम बताए थे आपको लिट में, और लिट में क्या रहता है कि क्या कहते हैं उसको हम लोग कि खट्टी सा, ठीक ना, तो ये नियम वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब भी इस तरीके का आ जाता है तो उसमें हमको ध्यान देना होता है कि ये लिट लकार में जाएगा, और यहाँ पे पठिष्यतः की अगर बात की जाए तो ये आपका मध्यम पुरुष, ठीक ना, इसे जाना चाहिए मध्यम पुरुष और द्विवचन में। तो मध्यम पुरुष और द्विवचन आपका यहाँ पे है, तो ये आपका मध्यम पुरुष और द्विवचन में रहना चाहिए,
और इसमें लकार की बात करें तो लिट लकार रहेगा, क्योंकि खट्टी सा जैसे ही आता है तो हमको वहाँ पे लिट लकार पहचान जाना चाहिए। सबकी पहचान वगैरह सब कुछ हमने उस व्याकरण की क्लास में कवर किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, तो ये सब तो हम देख चुके हैं। और ये है उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग में बना शब्द, तो आप जो है यहाँ पे उप से अभी जो है आपने निकाला था उपदेश वाला, ठीक ना, उपदेश बना शब्द नहीं है यहाँ पे देखिए। तो उपदेश भी बन जाएगा, उपनाम भी बन जाएगा, उपवन भी बन जाएगा। केवल ऊपर ही ऐसा है जो उपसर्ग नहीं बनेगा उप धातु से, उप शब्द से। तो इसी कारण से जो है हम इसी पे लगाएंगे कि ये हमारा सही ऑप्शन है, बाकी सभी गलत ऑप्शन है। दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक ना, यानी कि दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो दिन रहेगा नहीं, निक रहेगा नहीं, इसमें इक रहेगा, ठीक ना, यानी कि इक जो है इसका सही ऑप्शन है। फिर त्रिवेणी में कौन सा समास है, त्रिवेणी में कौन सा समास रहेगा, द्विगु रहेगा, क्योंकि गिनती दिख रही है। और जैसे ही पहला उसमें जो कहते हैं कि दो पद होते हैं, तो अगर प्रथम पद इसमें संख्यावाची हो तो द्विगु समास रहता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, तो आगे देखते हैं कि यहाँ पर निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है, ठीक ना, गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो भागीरथी इसी का पर्यायवाची है, कालिंदी इसी का रहेगा, सुर सरिता और देव नदी, ये थोड़ा सा देव नदी भी रहेगा। तो 1 मिनट, कालिंद के तीर, यानी कि इसमें जो है रहना चाहिए गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गंगा का पर्यायवाची शब्द, तो गंगा के पर्यायवाची शब्द में अगर हम लोग देखेंगे, भागीरथी इसे कहते हैं, जाह्नवी कहते हैं, देव नदी कहते हैं। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन वो कालिंदी जो है रहेगा, ठीक ना, कालिंदी इसे नहीं कहते हैं, केवल कालिंदी नहीं कहते हैं। बाकी इसके पर्यायवाची की बात करें तो भागीरथी कहते हैं, सुरसरिता कहते हैं, देव नदी कहते हैं। और इसी को हम लोग देखते हैं तो इसी को गंगी और फिर भागिनी और अक्षयवाही, महानदी ये भी कहा जाता है, महानदी जबकि एक दूसरी नदी भी है, ठीक ना। तो इसकी ये सभी पर्यायवाची हैं, बाकी केवल कालिंदी इसकी पर्यायवाची नहीं है। तो सही ऑप्शन वी रहेगा हमारा, ठीक ना, सही ऑप्शन के रूप में हमको वी को ध्यान देना है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद, ठीक ना, तो इति प्लस आदि रहेगा और इत्य प्लस आदि तो नहीं रहेगा, केवल इति प्लस आदि रहेगा, ठीक ना। इत्यादि, इत्यादि का सही संधि विच्छेद, तो इत्यादि के सही संधि विच्छेद में आप देखेंगे तो यहाँ पे इति प्लस आदि रहना चाहिए, ठीक ना, इति प्लस आदि। और इसमें अगर बात करें तो बड़ी ई और बड़ा आ मिलकर या बनता है, और जिससे यण संधि हो जाती है, ठीक ना। तो बड़ी ई यहाँ से छोटी ई निकल रही है, तो छोटी ई प्लस बड़ा आ मिलेगा तो ये बन जाएगा या, और या से हो जाएगा यण संधि, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान देना है। आगे है फल शब्द का तृतीया विभक्ति, ठीक ना। तो अगर हम लोगों को देखना है तो क्या देखेंगे कि फल शब्द का रूप, तो फल शब्द के रूप में हम लोग देखेंगे क्या क्या जो है यहाँ पे हमको ध्यान देना है। तो फल शब्द के रूप में हम देखते हैं कि इसमें जो टोटल शब्द रहता है ना फल वाला, तो इसमें जैसे आ जाता है हमारा फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो ये फिर फलम फलभ्याम फले इस तरीके के शब्द रहते हैं। तो इसमें फल का तृतीया विभक्ति ध्यान देना है, और तृतीया विभक्ति का बहुवचन, तो वहाँ पे रहना चाहिए आपका ऑप्शन जो होना चाहिए वो फ्लय रहेगा, ठीक ना, ये ऑप्शन आपका फ्लयर ए रहेगा आपका, ठीक ना, चौथा ऑप्शन सही। फिर हसत धातु का वचन यौम पुरुष, जिस तरीके से आपका पठ धातु था उसी तरीके से आपका हसत धातु का रूप वचन एवं पुरुष रहेगा। जिस तरीके से पठत धातु था तो इसमें हम जानते थे पठ धातु का, ठीक ना, जैसे पठतु नहीं आता उसमें आपका, तो उसी तरीके का ये हसतु धातु का, यानी कि जिस तरीके से पठ धातु उसी तरीके से हमारा रहेगा ये। इसमें हम देखेंगे तो हसत, यानी कि हस धातु का भी एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो इसमें हमारा पठत में आप लोट लकार रहेगा, और लोट लकार के साथ साथ इसमें वचन की बात की जाए तो पठति पठता पठन्ति, तो इसमें जो है वो आपको लगाना है, थोड़ा सा इसके ऑप्शन में हमको कन्फ्यूजन दिख रहा है।
तो इसमें प्रथम पुरुष एक वचन रहेगा, ठीक ना। इसमें प्रथम पुरुष एक वचन रहेगा, प्रथम पुरुष एक वचन हसतु धातु का, और ये लोट लकार है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये हो गया है, और रोला में बात कर लिए हैं। यहाँ से देखना है हमको।